नमस्कार छात्रों, मैं महेंद्र तिवारी। कैसे हैं आप लोग? छात्रों, आज हम वर्णमाला का तीसरा भाग लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने स्पर्श व्यंजन का व्याख्या किया था। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा वो वीडियो। और भी लोगों को शेयर करिए, जिससे घर पे बैठकर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छा सामग्री मिल सके। छात्रों, स्पर्श व्यंजन के बाद में अब हम आज चर्चा करेंगे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या है और ये कितने होते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है आपका। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। छात्रों, परिभाषा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में परिभाषा नहीं पूछी जाती है। पूछा जाएगा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। हालांकि हमने परिभाषा यहाँ पर लिख दिया है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास अंदर की तरफ ली जाए उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जानकारी के लिए है ये, बाकी इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूछा जाएगा कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 4। वो कौन कौन से वर्ण हैं हमारे? या, रा, ला, वा। दोस्तों, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है हमको कि पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं या अर्ध व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में सबसे पहला वाला वर्ण ले लीजिए यारा लावा में, और सबसे अंतिम वाला वर्ण ले लीजिए सबसे पहले और सबसे आखिरी में। अर्थात या को ले लीजिए और इधर से हम वा को ले लेते हैं, या और वा। ये हमारे होते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर, इसको हम अर्धस्वर भी बोलते हैं। अब जब अर्धस्वर बोलते हैं, अगर मान लिया पूछ लिया परीक्षा में कि अर्ध व्यंजन किसे कहते हैं, तो जब अर्धस्वर ये है तो अर्ध व्यंजन भी तो है, आधा स्वर है आधा व्यंजन है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अब हालांकि पूछा तो बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो यारा लावा जानकारी के लिए अर्धस्वर अगर पूछ लिया तो ये ना हो कि बताया नहीं गया है। तो अर्धस्वर हमारा है या और वा। पहला वर्ण ले लीजिए और आखिरी वर्ण ले लीजिए। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन थे। अब दूसरा है व्यंजन में हमारा ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। ऊष्म, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्म मतलब ऊष्मा। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारे उच्चारण स्थान होते हैं वहाँ से घर्षण करते हुए ऊष्मा पैदा हो। या जानकारी के लिए आपका ये जो 4 वर्ण यहाँ पे लिखा है शा, ख, शा, हा, जानकारी के लिए आप अपने हाथ को अपने मुंह के पास लाइए और इन वर्णों को उच्चारित करिए। आप देखेंगे कि वायु, गर्म वायु मुख के माध्यम से बाहर निकलती है। तो ऐसे वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। परिभाषा लिखा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी विशेष स्थान पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले या ऊष्मा पैदा करे। फिलहाल परिभाषा नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा कि ये कितने होते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। तो इनकी संख्या होती है कितनी? 4 होती है। शा, खा, शा और हा, इनकी 4 संख्या होती है। ये हमारे होते हैं ऊष्म व्यंजन। अच्छा, ये तो अभी हमने लिख दिया यहाँ पर अघोष, महाप्राण और सघोष, महाप्राण। फिलहाल ये प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसमें ध्यान देना है ये कि जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, पूरा चारों वर्ण ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ये महाप्राण कहलाते हैं, चारों ऊष्म व्यंजन।
और शुरुआत के 3 जो होते हैं ये अघोष होते हैं और लास्ट में हा जो है ये सघोष होता है। शाखा शाहा ऐसे क्रम में इसको याद कर लीजिए। इतना समझिए कि 4 के चारों वर्ण जो हमारे हैं ये महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? महाप्राण। अगर प्राणत्व के आधार पर कभी ऐसे जो है विकल्प में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो ये 4 के चारों महाप्राण होते हैं और शुरुआत के 3 अघोष, आखिरी वाला हा से हल, ये हमारा सघोष होता है। और इसमें कुछ ध्यान नहीं देना है, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये 4 के चारों हमारे सघोष होते हैं, ये चारों सघोष होते हैं। और क्या होता है? अल्प प्राण होते हैं। जैसे जब भी कतार में खड़ा हुआ जाता है, लाइन में जब भी खड़े होते हैं तो सबसे पहले छोटे लोग खड़े होते हैं, उसके बाद बड़े लोग खड़े होते हैं। तो ऐसे अंतस्थ में भी, अंतस्थ देखिए यहाँ पर पहले लिखा गया है, तो अंतस्थ व्यंजन भी अल्प है, छोटे हैं, लाइन में ये पहले हैं, तो 4 के चारों ये छोटे वर्ण हैं। ठीक है ना? और जानकारी के लिए एक ट्रिक है। और सघोष क्या है? ये बाद में आए तो लाइन में जो पीछे रहते हैं वो बड़े बच्चे खड़े होते हैं। तो ये महाप्राण, ये बड़े लोग हैं। बड़ा मतलब महा, छोटा मतलब अल्प। अल्प प्राण हैं और सघोष, चारों वर्ण इसके अंतस्थ व्यंजन के। और ऊष्म व्यंजन के शुरुआत के 3 अघोष हैं, आखिरी सिर्फ सघोष है हा, और महाप्राण है 4 के चारों वर्ण। चलिए अगला देखिए, लिखा है संयुक्त व्यंजन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण तो ये सब सारे टॉपिक हैं, अंतस्थ भी है, ऊष्म भी है, संयुक्त भी है। संयुक्त व्यंजन पूछा जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। संयुक्त मतलब होता है कि संयोग। अब वर्ण है, व्यंजन है, तो इसलिए व्यंजन वर्णों के संयोग से जो निर्मित होते हैं, अर्थात ऐसे व्यंजन वर्ण जो 2 व्यंजन वर्णों के संयोग से निर्मित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। संख्या इनकी हमने शुरुआत के वीडियो में भी चर्चा किया था, जो भाग 1 था उसमें हमने चर्चा किया था कि संयुक्त व्यंजन जो हमारे हैं ये 4 होते हैं। क्षत्रिय वाला जो छा है, और त्रा है, ज्ञा है, और श्रवण वाला ये जो स्रा लिखा है, स्त्री में भी यही स्रा लिखा जाता है, स्रा है। ये हमारे 4 वर्ण हैं। अच्छा, कभी ध्यान दीजिए, अगर किसी व्यक्ति का नाम होता है अक्षयवर, तो उसको हम ऐसे नॉर्मली ऐसे नहीं, अगर व्याकरण की दृष्टि से बोलना है तो हम ऐसे डायरेक्ट अक्षयवर नहीं बोलते हैं। जो लोग जिनको व्याकरण का ज्ञान है वो अक्षयवर बोलते हैं, अक्षयवर, अक्षयवर ऐसे नहीं बोल देते हैं, अक्षयवर। अर्थात ये वाला छा उसमें होता है। तो इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन है। अब उसमें दे दिया का, दे दिया गया खा, दे दिया गया गा, दे दिया गया, या और फिर इन चारों वर्ण में से कोई दे दिया गया। तो उसमें हमको इन चारों में से किसी एक पर टिक करना रहेगा। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि वर्ण छा किस, ये टेट में पूछा गया है कई बार कि वर्ण छा, ये वाला क्षत्रिय वाला छा निम्न में से किसके संयोग से बना है। 4 विकल्प दे दिया गया, हलंत वाला का, हलंत वाला मूर्धन्य शा, अजंत का, अजंत मूर्धन्य शा मतलब पूरा पूरा वर्ण, दोनों हलंत और दोनों अजंत। फिर एक बार दे दिया गया पहले वाला हलंत, दूसरा वाला अजंत। फिर अगला चौथा विकल्प दे दिया गया कि पहला वाला पूर्ण वर्ण है और दूसरा हलंत वर्ण है। अब उसमें से हमको टिक करना है। तो ध्यान दे के देख लीजिए कि इन चारों वर्ण में जो पहला वाला वर्ण होगा वही हलंत के रूप में प्रयुक्त होता है, शेष दूसरा जो होता है वो अजंत होता है या पूर्ण वर्ण होता है। अब क्षत्रिय वाला जो छा है ये किसके संयोग से बना है? स्पष्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, का पे हलंत और मूर्धन्य शा। त्रा किससे बना है? आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो उसका
अंग्रेजी का जो कीपैड होता है और जो हिंदी में कन्वर्ट करता है तो टी आर ये लिख देंगे, त्रा लिख जाता है। टी मतलब आधा ता ही होता है और आर ये से पूरा रा हो जाता है, त्रा हो जाता है। तो त्रा किससे बनता है? पहला हलंत, दूसरा रा पूर्ण वर्ण। ज्ञा जा से बनता है और इया से बनता है। यह थोड़ा सा टिपिकल है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। कई बार लिख के आप लोग प्रयास कर लीजिएगा। आधा जा होता है, पूर्ण इया होता है ज्ञा। और ये श्रा जो है ये हमारा तालव्य सा है और हलंत, और फिर पूर्ण वर्ण हमारा रा है। ध्यान दीजिए, इस चारों वर्ण में सब जो पहले वाला वर्ण होता है वो हलंत है और बाद के जो वर्ण है वो पूर्ण वर्ण है। ध्यान दे दीजिए, कई बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए और ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है, उम्मीद है कि पूछा भी जाए, चाहे टेट का एग्ज़ाम हो आपका, चाहे आपका बीएड एंट्रेंस हो, कोई भी परीक्षाएं हो तो ऐसे जो है पूछ लेते हैं प्रश्न। अब आगे ध्यान दीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला लिखा है हमारा द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन। दो नाम से जानते हैं, द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं इसको, उक्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। ये परिभाषा सिर्फ बस जानकारी के लिए आप लोगों को वैसे ही नॉर्मली लिख दिया गया है। बाकी सिर्फ और सिर्फ में पूछा जाता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों का गुण हो जाए, जैसा नाम से स्पष्ट है द्विगुण, और है क्या ये व्यंजन है, तो जिनमें जिस व्यंजन में दो व्यंजन के गुण पाए जाएं, ऐसे व्यंजन को क्या बोलते हैं? द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन हम बोलते हैं। अब वर्ण कौन कौन से हैं? इसको बोलते हैं ड़ा, इसको बोलते हैं ढा। डा से जो डमरू होता है उसके नीचे बिंदु होता है और ढा जो होता है उसके नीचे भी बिंदु होता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन। प्रश्न कैसे पूछता है? निम्न में से कौन सा वर्ण द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन है? टा, ठा, डा और इसमें दोनों में से कोई दे दिया गया, इसमें दोनों में से हमको टिक करना है, सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन हो गया हमारा। अच्छा, इसका और भी नाम होता है द्विगुण या उक्षिप्त। इसमें पूछ लेता है आगत व्यंजन कौन सा है, तो ये भी इसी का नाम है। निर्मित व्यंजन भी इसी का नाम है। आगत व्यंजन पूछ लेता है, निर्मित व्यंजन पूछ लेता है, ये सब इसी का ही नाम है, द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन का। ध्यान दीजिएगा, अगर नाम बदल के कभी पूछ लेता है तो भी आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, इन्हीं में से हमको टिक करना है। अच्छा, जो हमारा द्विगुण उक्षिप्त व्यंजन है, ये देखिए, इसका उच्चारण स्थान भी हमारा मूर्धा ही होता है। जिसका टा, ठा, डा, ढा होता है, सेम दोनों वर्ण के उच्चारण स्थान हमारे मूर्धा ही होते हैं। मूर्धा है कहाँ? ये हमारे दंत का जो पिछला वाला भाग है, ध्यान दीजिए, जो मसूड़ा जिसको बोलते हैं, बस उसी के ऊपर वाला जो हमारा भाग होता है उसी को हम बोलते हैं मूर्धा। उच्चारण स्थान वही होता है। उच्चारित करके देख लीजिए, ड़ ढ ड़ ढ, बस दंत के ऊपर वाला भाग। ये सघोष है, अल्प प्राण है ड़ा वाला, और ये हमारा सघोष है, महाप्राण है। हमने बताया ना कि शुरुआत में क्या आते हैं, पहले लाइन में ये पहले हैं, छोटे हैं, ये लाइन में बाद में आए तो पीछे वाला हमेशा कद में बड़ा रहता है। ठीक है ना। अब आगे आते हैं, आगत ध्वनियाँ या फारसी। फारसी ध्वनियाँ हिंदी में हमारी कितनी हैं? 5 ध्वनियाँ होती हैं। ये हमारा होता है क, ख, ग, ज, फ। ये हमारी आगत ध्वनियाँ हैं या फारसी ध्वनियाँ हैं। और तुर्की भाषा के 2 वर्ण हैं। तुर्की भाषा ये सामान्यतः सभी किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने इसका जिक्र कर दिया है। हिंदी में तुर्की भाषा के 2 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? यही हमारा है जो द्विगुण या उक्षिप्त व्यंजन हमारा है, यही हमारा तुर्की है।
ड़ा और ढा। फिर और क्या है, हिंदी में अंग्रेजी भाषा का एक वर्ण है औ। औ जो है हमारा हिंदी में, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। औ याद कर लीजिएगा, कभी हो सकता है पूछ ले। वैसे अभी तक टेट वोट की परीक्षा में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन छोटी छोटी जो है टिप्पणी, तो इसको याद कर लीजिएगा, में भी हो सकता है कभी पूछ ही लिया जाए। इतना तो दोस्तों आप लोगों के समझ में आया होगा, उम्मीद है। फिर आगे हम चलते हैं, प्राणत्व अथवा वायु संवेग के आधार पर वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो प्राणत्व अथवा वायु संवेग के आधार पर जो हमारे हमने वर्ण को विभेदित किया है, वर्ण का वर्गीकरण जो किया है, वो दो प्रकार के होता है। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अच्छा, प्राणत्व है क्या, प्राणत्व या वायु संवेग ये है क्या? यह किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय जो हमारे मुख से वायु का गमन होता है, या वायु का जो है मुंह से जो हमारे वायु निकलती है, उसकी मात्रा के आधार पर हम दो प्रकार से इसको विभाजित करते हैं। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अर्थात जिनके उच्चारण में वायु मुख से थोड़ी मात्रा में निकलती है उनको हम अल्प प्राण बोलते हैं, और जिनके उच्चारण में वायु मुख से अधिक मात्रा में निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं, महाप्राण। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, हमने लिखा है 135। हमने बताया था पिछले वीडियो में आप लोगों को कि हिंदी वर्णमाला में वर्ग की संख्या कितनी होती है, 5। कौन कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। तो 135 हमने लिखा है। 135 लिखने का तात्पर्य हमारा यह है कि जो प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 5-5 होती है। कितनी होती है, 5-5 होती है। का में का खा गा घा अंगा, चा में चा छा जा झा इया, टा में टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। तो इसमें अल्प प्राण में क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण यानी का, तीसरा वर्ण गा, और पांचवा वर्ण हमारा क्या है, अंगा। इसमें कौन कौन सा हमारा आएगा, चा, जा, इया। इसमें क्या आएगा, टा, डा और अड़ा। इसमें क्या आएगा, ता आ जाएगा, ता था, ता था, दा आ जाएगा, ना आ जाएगा। इसमें आ जाएगा हमारा या, ला, और इसमें हो जाएगा पा, बा और मा। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पावर्ग, ये इतने वर्ण हो जाएंगे। और ये अल्प प्राण की हम चर्चा कर रहे हैं, किसकी, अल्प प्राण की हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारा क्या हो जाएगा, हमने ये आपको पूर्व में बताया ही था, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के चारों वर्ण इसमें हो जाएंगे, या, रा, ला और वा। ये अंतस्थ व्यंजन के हमारे चारों वर्ण इसमें आ जाएंगे। ये हमारा हुआ अल्प प्राण। फिर छात्रों, महाप्राण की जो हम चर्चा करते हैं, तो महाप्राण में हमने लिखा है दूसरा और चौथा वर्ण। क्या लिखा है, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कौन कौन सा हो जाएगा, का वर्ग में कौन से वर्ण हो जाएंगे, खा हो जाएगा और घा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, छा होगा और झा हो जाएगा। टा में क्या होगा, ठा हो जाएगा और क्या होगा, टा
के बाद ठा हो गया और ढा हो जाएगा, फिर हमारा था हो जाएगा, धा हो जाएगा, और फिर क्या होगा, पावर्ग में क्या हो जाएगा हमारा, फा हो जाएगा और भा हो जाएगा। दिख रहा होगा। कहने का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होगा और कौन सा, अंतस्थ व्यंजन। और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हो जाएगा। और कौन सा वर्ण हमारा हो जाएगा महाप्राण में, महाप्राण में हमारा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के ये चारों वर्ण हमारे महाप्राण में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम प्राणत या वायु संवेग के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं। छात्रों, वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए भाग 4 में इससे आगे का प्रकरण हम समझाएंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और भी लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे लोग घर पे बैठकर अपना अध्ययन कर सकें। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।